सब्सक्राइब कीजिए चैन डिफेंस पॉइंट फिजिक्स एंड इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना अंग्रेजी के वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। ये है मेरा फिजिक्स का एक दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो है रिलेटेड कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र से। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, जब तक मैं किसी भी क्वेश्चन का जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग इसका सही उत्तर अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो अपना जितना भी आप गेन कर रहे हैं उतना आप कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, धन आवेशित वस्तु में है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, न्यूट्रॉनों की अधिकता, बी है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और सी है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और डी है प्रोटॉनों की कमी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा, मैं 2 सेकेंड रुक रहा हूँ, इसकी जो सही जवाब है वो होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होते हैं, तो अगर कोई भी वस्तु है, अगर उस पर से इलेक्ट्रॉन हटेंगे तभी तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए एक -1 रुपया हो गया और एक हो गया +2 रुपया, तो इसका मतलब क्या, ये -1 है, अगर दो इसमें अगर 2 जोड़ दें, 2 लाते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर 2 में से फिर 1 घटा देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। मतलब क्या कि इसमें से 2 में से अगर -1 निकाल रहे हैं तो कि माइनस बढ़ रहा है और इधर ये पॉजिटिव हो रहा है। मतलब क्या, इसमें से -1 निकाले हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो धन आवेशित वस्तु बनता है। अगला क्वेश्चन है, 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए, तो ऑप्शन है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, बी है धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। अगला है ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो होगा धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। कैसे? क्योंकि कोई जैसे 2 पिंड हो गए, मैंने इन्हें आवेशित किया दोनों को, जैसे चालन विधि से आवेशित किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से हम करते हैं। 3 प्रकार से, पहला होता है चालन, उसके बाद दूसरा होता है घर्षण, और उसके बाद है एक इंडक्शन मतलब प्रेरणा। 3 विधि से हम करते हैं आवेशित। तो हम ज़्यादातर जैसे तो मान लीजिए कि हम घर्षण विधि से इन्हें आवेशित किए, तो इस पर पॉजिटिव हो गए, इस पर निगेटिव। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव कि इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा। जब इस पर कुछ मास होगा तो कि ये तो निश्चित है कि जब माइनस वाला है उसका कि द्रव्यमान भी अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं तो तो वही है धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। 8 कूलाम, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए है 5 × 10⁻19, बी है 2.5 × 10⁻19, और सी है 12.8 × 10⁻19, और डी है 1.6 × 10⁻19। मैं हल कर रहा हूँ। Q बराबर में Ni होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q दिया है 8 और N निकालना है, और ये हमें पता है कि 1.6 × 10⁻19 होता है। 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, और ये 10⁻19 इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा 5 ×
19। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वोल्ट मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं इसका हल कर रहा हूँ। निर्वात की वैद्युतशीलता F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान निकालना है। ये अचर है 1/4π, 4π को हटा देंगे और एप्सिलॉन को यहाँ लाएंगे और फोर्स को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा एप्सिलॉन इजकल टू 1/f Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 1/फोर्स मतलब कि फोर्स का मात्रक न्यूटन, Q मतलब कि कूलाम मतलब कि आवेश है तो कूलाम स्क्वायर मतलब कि CULOMB का स्क्वायर, R मतलब कि दूरी है मतलब कि मीटर स्क्वायर, मतलब का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के अनुपात बताना है। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय और वैद्युत बलों के बीच अनुपात बताना है। ऑप्शन है 10⁻43, 10⁻39, 10⁻−39 और 10⁻−43। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 10⁻43। कैसे आएगा? अब ये तो थ्योरेटिकल है, ये तो रटना पड़ेगा। Fg/Fi गुरुत्वीय बल और इलेक्ट्रिक बल। Fg/Fi अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और Fg ऊपर होगा तो ये अगर G ऊपर आ रहा है तो ये याद रखिएगा कि माइनस में इसका जो घात होगा माइनस में होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो 10⁻43, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 10⁻39 और दोनों प्रोटॉन है तो उसका होता है 10⁻36। याद रखिएगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस तरह से ये डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो ये बहुत आसान है। F1/F2 पूछ रहा है। 1/4πε0, 1/4πε0 मतलब कि K मान लें, अचर है। उसके बाद Q1 Q2 1/4πr², कुछ है तो कुछ ले लें। F2 पूछ रहा है, ये F1 हो गया, F2 निकाल देंगे। उन पर लगने वाला, तो जब आवेश उतने ही है तो उन पर लगने वाला बल भी उतना ही होगा, मतलब कि F1/F2 = 1:1, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी तरह यही है। एक माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। अगर F1 जितना इस पर लगाएगा, F2 भी उतना ही लगाएगा, क्योंकि दोनों के आवेश समान है और पूछ रहा है कि मतलब कि दोनों बल कितने लगाएंगे, तो इसका भी जवाब डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित कह रहा है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर क्रमशः +Q और -Q हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि +4Q और -2Q के लिए F1 मान लें, F1 निकाल दें। 1/4πε0 मतलब K मान लें, क्योंकि ये दोनों में कटने वाला है। उसके बाद Q1 +4Q × 2Q बाई r²। ठीक। और F2 जो है कह रहा है कि दोनों को स्पर्श करा के मतलब कि पुनः मतलब कि r दूरी पर रख दिया जाए, तो +4Q और -2Q
दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कर देंगे। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा Q, मतलब कि प्रत्येक पर Q आवेश हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू K गुणे Q गुणे Q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q से एक Q ये Q और K से K, तो F1 बाई F2 जो हो गया ये आगे 4 दूनी 8 और बट्टा में 1। तो निकालना है कि मतलब F2 जो होगा F1 अपान 8 के बराबर हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी सही है, 1/8। अगला क्वेश्चन, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। तो ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q डैश का मान होगा। तो ये तो रटना पड़ेगा, ये होता है -Q/4। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश वाले y में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। दो आवेश पहले y में रखे जाते हैं तथा फिर के परावैद्युतांक वाले में। तो F पहले y में रखते हैं तो मान लेंगे 1, क्योंकि F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के। तो F1 जो मान लें 1 हो गया, F2 जो होता है वो हम मान लेंगे 1/k। ये ऊपर जाएगा तो F1/F2 इज इक्वल टू K/1, मतलब K/1, K/1, मतलब K/1 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा B, K/1। अगला क्वेश्चन, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है K का मान 0 नहीं होता है, K का मान 0 नहीं होता, K का मान माइनस में नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, और K का मान दशमलव में नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये होगा नहीं, 0 होता नहीं है। कम से कम K का मान 1 होगा, 1 होता है, याद रखिएगा। दशमलव में हो सकता है, मतलब कि 4.5 हो सकता है, लेकिन मतलब कि कम से कम 1 होता है। 0.7 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, हो सकता है कितना 6 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, y में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल मान हो जाएगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है, मैंने बताया था कि A प्रोपोर्शनल टू 1/k। कह रहा है कि y में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, मतलब K का मान बढ़ा दिया जाए, मतलब K रखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल, मतलब धनावेशित है तो उनके मतलब कि समान आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा ही, विपरीत रहेंगे तब ना आकर्षण होगा। तो मतलब कह रहा है कि K बढ़ाया जा रहा है तो F का मान बताइए। तो F जाहिर सी बात है कि घटेगा, मतलब K बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, तो मतलब क्या घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन पढ़ना, न्यूटन मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, उसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम, उसके बाद जूल प्रति कूलाम। तो F संबंध निकालें। F इजिकल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और E वह में होता है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। तो इतने जगह, मतलब कि इतने जगह पर मैं E रख सकता हूँ, तो F इजिकल टू E इंटू Q। तो यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा F/Q, मतलब क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा C, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम E इजिकल टू। और दूसरा होता है वोल्ट
प्रति मीटर, ये आगे हमें मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया। ई का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ये होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन पढ़ लें, न्यूटन प्रति कूलाम, उसके बाद है वोल्ट प्रति मीटर, उसके बाद है, मतलब मैं ये चिन्ह लगा रहा हूँ कि मतलब कि ये ना हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद है जूल प्रति कूलाम, उसके बाद है डी जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम ये तो होता ही है, वोल्ट प्रति मीटर होता ही है, जूल प्रति कूलाम, अब जूल प्रति कूलाम तो ये होगा नहीं, क्योंकि जूल मतलब क्या, न्यूटन, मतलब कि न्यूटन इंटू मीटर और प्रति कूलाम, तो जूल मतलब कि न्यूटन मीटर कहेंगे। और इसको देखिए, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, जूल के जगह पर लिखेंगे न्यूटन मीटर प्रति कूलाम इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, तो न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, मतलब ये भी सही है। इसका मतलब क्या, ये गलत है, मतलब कि ये होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, उसके बाद है अल्फा कणों को, उसके बाद है गामा किरणों को। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा मतलब कि आवेशित कणों को ही, मतलब कि जिस पर आवेश हो सकते हैं उन्हें ही विक्षेपित करेगा। तो एक्स किरणों पर तो कोई आवेशित होता नहीं, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, अल्फा कण होता है मतलब कि 2e, और गामा किरण ये इस पर भी होता नहीं है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अल्फा कण होंगे निगेटिव 2e, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उन पर लगने वाले वैद्युत बल होंगे। ऑप्शन पढ़ लें, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बलों के परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए कि इधर दिशा में जा रहा है, ये क्योंकि माइनस होता है, तो प्रोटॉन के लिए इसके विपरीत दिशा में मतलब वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से जो इसके बलों के परिमाण बराबर होंगे, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बल जो होता है वो होता है सदिश राशि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मान हो गया मात्रक से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल बताना है, एफ बताना है, और क्या है, अल्फा कण है, तो जो क्यू होगा वो 2e के बराबर होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे एफ का मान, तो एफ इजिकल टू ई क्यू, ई मतलब क्या, 15 × 10⁴, क्यू मतलब कि 2e मतलब कि 3.2 × 10⁻⁻⁹। तो 15 दूनी 30 के 0, 15 ते 45, 45 3 48 गुणे 10⁻19 में से 4 गया 15, ते 4.8 × 10⁻⁻14 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि दिया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, वायु में स्थिर लटका सके होगी। तो ये आर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके, जी का मान दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहा है कि इस पर मतलब कि जो ये वैद्युत मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो E इजिकल टू एफ
बाई क्यू कह सकते हैं। और एफ की जगह पर क्या करेंगे, एफ तो हमें पता नहीं है, तो एफ की जगह पर एम जी निकाल देंगे। अब बाई क्यू, एम जी के लिए ए मास, मास मतलब क्या, जब ये उसका मतलब कि ये मतलब कि त्रिज्या दिया है तो एम जी निकालेंगे। एम जी मतलब कि मास मतलब कि वॉल्यूम इंटू उसका घनत्व इंटू आर बाई क्यू। वी रो, वी का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जल की बूंद है तो रो का मान होता है 10⁻³ उसके बाद जी रो हो गया और उसके बाद क्यू और उसके बाद जी निकालेंगे, यहाँ पर जी होगा। तो इस तरह करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.62 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। ऑप्शन Fr, F × 2πr, F/2πr और डी है 0। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो ऑप्शन पढ़ ले, P डॉट ई, उसके बाद P का राशि, उसके बाद है 0, उसके बाद है E डॉट P। तो E डॉट P और P डॉट E दोनों समान है, 0 तो होता नहीं है, P का राशि मतलब PE साइन थीटा। साइन थीटा कब आएगा, जब क्रॉस होता है तब, और कास थीटा आएगा जब डॉट प्रोडक्ट है तब। तो ये दोनों मतलब कि सेम ही होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, धन से ऋण आवेश की ओर, और डी है ऋण से धन आवेश की ओर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डी, ऋण से धन आवेश की ओर, ऋण से धन आवेश की ओर, ऋण से धन आवेश की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 5 कूलाम के दो आवेश हैं, 5 कूलाम के दो आवेश हैं मतलब Q1 Q2 में 5 कूलाम, बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच 5 सेंटीमीटर मतलब ये 2L जो होती है 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² मीटर कर सकते हैं। कह रहा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL, यही 2L है, 2L का मान दे दिया 5 × 10⁻² और Q का मान है 5 मतलब 5×5 = 25 × 10⁻²। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, 2 कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। P बताना है 2QL, ये 2L का मान दे दिया 0.04 गुणे L Q मतलब 2 P में 0.04 गुणे 2, 4 दूनी 8 0.08 होगा। तो इसका जो सही जवाब है 8 × 10⁻²। ऑप्शन इसका मतलब कि नीचे है 8 × 10⁻² जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। ऑप्शन पढ़ ले हम, कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। ऑप्शन ए है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो संबंध होता है 1/r² होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए E जो प्रोपोर्शनल होता है RQ के होता है। उसके बाद C है
एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, दूरस्थ बिंदु पर विभव होता है 1/r²। और एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भी होती है, मतलब वो भी होता है r² ये कैपिटल R²/r²। तो मतलब ये भी प्रोपोर्शनल r² होता है। तो इसका मतलब कि जो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, क्योंकि ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए 1/4πε0 p/r³ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि दूरस्थ बिंदु पर, मतलब 2p/r³। तो r³ आ रहा है, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू r³, 1/r³। और ये कह रहा है कि मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 26। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती है। मैंने पहले ही बताया था कि P के कारण E जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से मुझे ये मतलब ये मेरा ये भी वीडियो समाप्त हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोगों को मतलब कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।